बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से ले शार्टलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर देखेंगे और आपके पास कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ले शार्टलियर प्रिंसिपल जो है ये हम किस पे अप्लाई करते हैं और इसके लिए क्या कंडीशन है और क्या क्या चेंजेस हम करते हैं, ठीक है ना, और कब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि ले शार्टलियर प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं और वो रिएक्शन जब आपके पास किस में हो, इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है ना। तो मतलब ले शार्टलियर प्रिंसिपल को हम किस पे अप्लाई करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन पे, ठीक है ना। और कब, व्हेन the reaction is at equilibrium, ठीक है ना। और जब ये रिएक्शन आपके पास किस में हो, इक्विलिब्रियम पे हो, तो उस वक्त हम इस इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम अपने अंदर आने वाली चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ले शार्टलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस बी, इससे क्या बन जाता है, C प्लस डी बन जाता है। अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होता है। बच्चों एक बात ऐसे आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है या रेट है वो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के या रेट के बराबर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम को। अब बच्चों अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहें by changing concentration, by changing pressure, by changing temperature, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके से अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम अपने अंदर उस डिस्टर्बेंस को या चेंज जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आने नहीं देगा, उसको अपोज कर देगा। और यही चीज बेसिकली आपके पास क्या है, ले शार्टलियर प्रिंसिपल है। बच्चों इसको समझने के लिए जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट जब आपके पास इक्विलिब्रियम में होता है, चाहे वो आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या स्टेट ऑफ मोशन में हो, तो अपने उस इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर हम उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे या डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उसके वो जो मटेरियल है अपने अंदर आने वाली चेंज को रेजिस्ट कर देता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह की चेंज लाकर, तो वो जो सिस्टम है उसको अपोज कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ले शार्टलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कैसे हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। अब सवाल यह है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है या इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ सिस्टम, जब आपके पास कोई भी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हो, व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज subjected to change, जब कोई सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में हो और उसको हम उसकी इक्विलिब्रियम को हम चेंज करने की कोशिश करें या डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, उसका इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट हो जाएगा टू मिनिमाइज दैट चेंज, टू मिनिमाइज दैट चेंज, ठीक है ना। बच्चों जब भी आपके पास रिएक्शन, यहां पर सिस्टम से मुराद रिएक्शन, स्पेशली रिवर्सिबल रिएक्शन, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो और उसको हम चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट हो जाएगा अपने अंदर आने वाली चेंज को मिनिमाइज करने के लिए। जो चेंज हम ला रहे हैं उसको अपोज करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, ले शार्टलियर प्रिंसिपल है। अब हम
हाउ टू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम या हाउ वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे, ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है, तो याद रखना हम बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन को चेंज करके इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को हम कम ज्यादा करके चेंज करके क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हम लास्ट में देखेंगे, ऐसा उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो भी हम देख लेंगे। मतलब जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब आपके पास इक्विलिब्रियम पर हो तो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, मतलब अमाउंट को कम ज्यादा करके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम ज्यादा करके, ठीक है ना, उसमें हम केसेस देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को कम ज्यादा करके हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। अब बच्चों देखें, जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ये हम चेंज ला रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम इसको मिनिमाइज करने के लिए कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब जो काम हम करेंगे वो उसका अपोजिट करेगा। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसको अपोज करेगा। इसी तरह से प्रेशर का भी यही इफेक्ट होगा, तो हम आगे डिटेल में जाके देख लेंगे कैसे होता है ये सारा। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन लिख दें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर इस कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। अब चेंज इन कंसंट्रेशन से मतलब क्या है कि अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम पर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पर क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जब रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम पर हो तो हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं या कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट होगा कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए। अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट होगा दोबारा से कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसके अंदर आने वाली चेंज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, निलिफाई हो जाए, ठीक है ना। अब इसी को हम ले शार्टलियर प्रिंसिपल बोलते हैं और ये आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, जैसे आपके पास ए है और आपके पास बी है, ये आपके पास क्या रिएक्टेंट्स है, ये क्या है आपके पास रिएक्टेंट्स है। अब हम क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट सी प्लस डी बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा ये रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, ये रिएक्शन आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। हम इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए और बी को आप लोग किसी एक को ज्यादा कर सकते हो। तो बच्चों याद रखना, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे
तो इक्विलिब्रियम आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपके पास किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और आपके पास ए और बी मिलकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ताकि हमने यहां पर जो इंक्रीज लाई है वो जल्दी से इसमें कन्वर्ट होगी, उसको क्या करें, डिक्रीज कर ले। तो मतलब हमने जो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम पर, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको अंडू करने के लिए रिएक्टेंट आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट को। जब आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ reactants, the equilibrium shifts in forward direction। ठीक है ना, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश की तो आपके पास इक्विलिब्रियम आपके पास किधर शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ताकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज की है वो क्या हो जाए, दोबारा से डिक्रीज हो जाए और आपके पास दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम आपके पास किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ताकि हमने यहां जो डिक्रीज करने की कोशिश की है उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कंसंट्रेशन को दोबारा से इंक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब इक्विलिब्रियम आपके पास शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम आपके पास क्या किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि बच्चों अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और राइट की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन जो हमने ज्यादा की वो दोबारा से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। मतलब जो काम हम करेंगे उसको अपोज करेगा। इसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपके पास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना, ताकि हमने यहां पर जो डिक्रीज लाया उसकी कमी को पूरा किया जा सके, नलिफाई किया जा सके। इसी तरह से बच्चों हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को सी और डी को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी आपके पास इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर हम इस प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आपके पास लेफ्ट या जो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इक्विलिब्रियम पर जब हम कोई भी चेंज लाने की कोशिश करेंगे उसको अपोज करेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट। अगर हम इसको कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि इस कमी को पूरा किया जाए जो हमने डिक्रीज किया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह से हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आपके पास क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चों याद रखिएगा, अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास लिक्विड है, ठीक है, या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास सॉलिड है, तो आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड पर आपके पास प्रेशर हैज नो इफेक्ट। तो इस केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास रिएक्शन मिक्सचर लिक्विड और सॉलिड है तो फिर आपके पास प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से या प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिक्विड या सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जब आपके पास when number of moles of reactant बराबर हो किसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, और रिएक्शन आपके पास क्या हो, गैसियस हो, ठीक है ना, तब भी आपके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ठीक है ना, जब आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है तो उस पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है,
और एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जैसे मैं कहता हूं ए है प्लस और आपके पास बी है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सी प्लस डी बनाते हैं। मतलब 1 और 1 2 मोल रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, 2 मोल आपके पास प्रोडक्ट है। 1 और 1 मिला के 2 सी और डी बनते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, तो बच्चों आप इस केस में जब ये इक्विलिब्रियम पे हो, आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करो या प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक ऐसा गैसियस रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो, तब भी आपके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बच्चों जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, तब आपके पास प्रेशर हैज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तब अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अदरवाइज सॉलिड लिक्विड की केस में और एक ऐसा गैसियस रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, तब भी इस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसा नहीं होता। बच्चों इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है N2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, प्लस आपके पास H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, ये मिलकर आपके पास NH3 बना देते हैं, ठीक है, 2NH3। तो आपके पास यहां पर आपके पास क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है, 2 और 6 आपके पास हाइड्रोजन है, तो क्या होगा आपके पास यहां पर 3H2 होगा अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो, ठीक है ना। अब ये भी आपके पास क्या है, गैस है। अब अगर आप लोग देखें ना तो ये आपके पास N2 और H2 आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना। और अगर इन रिएक्टेंट्स में देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन है और आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन है, मतलब 1 मोल आपके पास N2 है प्लस आपके पास 3 मोल आपके पास क्या है, H2 है। अब इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल आपके पास रिएक्टेंट्स की जो मोल बनते हैं वो आपके पास 4 मोल बनते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स के कितने मोल बनते हैं, 4 मोल्स बनते हैं। और अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो अगर आप लोग प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपके पास 2 मोल है। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 मोल है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो बच्चों आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं ये आपस में बराबर नहीं है। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर तो नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो फिर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉलिड है या लिक्विड है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके पास इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब आपस में बराबर ना हो तब आपके पास प्रेशर का इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब क्या किस तरह से इफेक्ट होगा, अगर हम इस रिएक्शन के प्रेशर को इक्विलिब्रियम पर इंक्रीज करने की कोशिश करें, मतलब हम इस रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ाएं, तो बच्चों याद रखिएगा इसके लिए इधर आपके पास क्या है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इधर आपके पास क्या है, मोल्स, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। और इधर आपके पास क्या है, इसके कंपैरिजन में लेस नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं इस 4 वॉल्यूम है, यहां पर आपके पास 2 वॉल्यूम है, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसका वॉल्यूम कम है, या इसके मोल्स ज्यादा है इसके मोल्स कम है। तो जब एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो और आपके पास इक्विलिब्रियम पे हो, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर ना हो, तब जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, तो फिर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, अगर हम इसका प्रेशर क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर हम प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज कर लें, किस पर, इक्विलिब्रियम पर, तो फिर रिएक्शन या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब हम ऐसे रिएक्शन की प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा इक्विलिब्रियम आपके पास हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है ना। जब हम इस रिएक्शन में जो कि रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा है या इसके वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट के वॉल्यूम आपके पास क्या है, कम है, तो जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो इसके मोल क्या है, ज्यादा है, इसके मोल क्या है, कम है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आपके पास किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम आपके पास राइट की तरफ शिफ्ट होगा।
और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट होगा। एक बात याद रखना, दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसको हम समझने के लिए एक वैसे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज आपके पास ये हमने कोई बीकर ले लिया, सिलेंडर ले ले, ठीक है ना, और इस सिलेंडर में हमने दो बैलून्स रख दिए, एक आपके पास लार्ज साइज का है और एक बैलून आपके पास स्मॉल साइज का है। तो बच्चों जब हम इस पे ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो सबसे पहले प्रेशर किस पे लगेगा? जाहिर बात है जो लार्ज बैलून है इस पे लगेगा, और जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये अपना प्रेशर किसको ट्रांसफर कर देगा? स्मॉल को ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये बैलून आपके पास लार्ज है, जब हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो पहले प्रेशर तो इस पे पड़ेगा और ये अपने प्रेशर जो इस पे आया है ये किसको ट्रांसफर कर देगा? स्मॉल को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर भी यही होता है कि जिस वक्त हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ मोल है, इसकी मिसाल लार्ज बैलून की है, और प्रेशर जब इस पे लगेगा तो ये अपने प्रेशर स्मॉल को शिफ्ट कर देगा। तो लार्ज वॉल्यूम से या लार्ज नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होगा प्रेशर को इंक्रीज करने का। इसी तरह से जब हम इसको कम कर लेंगे तो जाहिर बात है पहले प्रेशर किस पे कम होगा? लार्ज पे कम हो जाएगा, और जब लार्ज पे कम होगा तो जो प्रेशर इसने एब्जॉर्ब किया था वो वापस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आपके पास राइट की तरफ शिफ्ट हुआ था। जब हम प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे, डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे प्रेशर को, तब आपके पास इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो लेस नंबर ऑफ मोल से किधर शिफ्ट होगा? लार्ज नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, इसके कम है, तो प्रोडक्ट से इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपके पास क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें दो रिएक्शंस देखने होते हैं। अब आपके पास रिएक्शन या तो आपके पास एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है। अब याद रखिएगा जो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर को फेवर करता है, ठीक है ना। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर को फेवर करता है, और जो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर को फेवर करता है। ये किसको फेवर करता है? लो टेम्परेचर को फेवर करता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे हो उसके ऊपर हम प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे और फिर इक्विलिब्रियम पर हम इसका इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास N2 और प्लस आपके पास H2, और इससे आपके पास बनता है 2NH3। अब अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो एंथैल्पी है वो आपके पास नेगेटिव है, जो भी वैल्यू इसकी है, लेकिन ये रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो रिएक्शन है, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके पास एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें, अगर हम N2 और H2 को मिलाकर अमोनिया बनाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। मतलब ये रिएक्शन जो हीट है उसको रिलीज करना चाहता है, ठीक है। ये रिएक्शन हीट को क्या करना चाहता है? रिलीज करना चाहता है। मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो एनर्जी को कम करना चाहता है, ठीक है ना। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन तब प्रोसीड होता है जब ये एनर्जी रिलीज करे। तो एक रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, तो
हम अगर इसको टेम्परेचर दें या उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा फिर आपके पास, ठीक है ना। अगर हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी को क्या करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगा। अब चूंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है ना, तो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है, ठीक है ना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको अमोनिया मिल जाए, इसके लिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करता है, क्योंकि इस रिएक्शन को हीट की जरूरत नहीं है, ये पहले से हीट को रिलीज कर रहा है। तो जब आप बाहर से हीट देंगे तो आप इसका ऑपोजिट कर रहे हैं ना, तो फिर ये टेम्परेचर को फेवर नहीं करता, लो टेम्परेचर को फेवर करता है। मतलब अगर आपको ज्यादा अमोनिया चाहिए तो आप टेम्परेचर कम करोगे इस रिएक्शन में। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है ना वो आपके पास एंडोथर्मिक है, तो अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर आप लोग इंक्रीज करेंगे, तो आपके पास ये रिएक्शन आपके पास इसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ना तो फिर ये आपके पास राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो हमने दो तरह के रिएक्शन हमें मिलते हैं। रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक हो सकता है, मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसको फेवर करता है। इसी तरह से आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना वो एनर्जी पहले से रिलीज कर रहा है, तो वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। तो जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और जब हम इसका टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हम इस रिएक्शन की केस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा आपके पास। कैटलिस्ट बच्चों याद रखिएगा, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है उतना ही आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है, तो दोनों रेट फिर से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और आपके पास एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, पोजीशन है, वो चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास a प्लस बी है और इससे बनता है c प्लस डी। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये वाला ग्राफ बन सकता है, ठीक है ना। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ टाइम ले लेते हैं, स्पीड और टाइम के दरमियान में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लेट सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में आपके पास इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना। अब ये है आपके पास विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है। अब इसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर लें, इसी रिएक्शन में हम क्या कर लें, कैटलिस्ट को ऐड कर लें, तो कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगा, मतलब जल्दी से इसके दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, पहले इक्विलिब्रियम जाके इधर आ रहा था, अब आपके पास इक्विलिब्रियम इधर आने की बजाय किधर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना वो चेंज हो गई है, वो आपके पास क्या है, कम टाइम में आ रही है। इधर आपके पास इक्विलिब्रियम आने के लिए ज्यादा टाइम लगता था, तो आपके पास ये जस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपके पास इक्विलिब्रियम लेट आता है। बाकी ओवरऑल इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ले शार्टियर प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। ले शार्टियर प्रिंसिपल क्या है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन किस में होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। तो जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह, तो वो अपने अंदर आने वाली चेंज को अपोज कर लेगा और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके उस आने वाली चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। उसको हमने ले शार्टियर प्रिंसिपल बोला। फिर उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा। फिर हमने उसके बाद प्रेशर को देखा, तो प्रेशर जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास लार्ज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होता है, और डिक्रीज करेंगे तो इसका अपोजिट होगा।
फिर हमने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर में हमने दो तरह के रिएक्शन देखे, एक आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। ठीक है, तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। हमने इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट देखा, तो कैटालिस्ट का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इतना करता है कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम देर में आए तो उस इक्विलिब्रियम को हम जल्दी अटेंड कर सकते हैं बाय एडिंग कैटालिस्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंडीशंस ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ले चार्टियर प्रिंसिपल। तो इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना है और इसको अपने पास नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।